प्रजातांत्रिक देश या लोकतंत्र के हिसाब से ही है। तो इसमें आप लक्षण ये देखना है कि इसमें लक्षण कौन कौन से हैं वो देखिए। भारत एक के लोकतांत्रिक देश है, सब जानते हैं, और जहाँ केंद्र और राज्य में सरकारों का शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया द्वारा जो है बदलाव जो है स्वाभाविक स्वरूप धारण कर चुका है कि हर 5 साल में नई सरकार आती है, सब जानते हैं। वो जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी, अपने नियमों में परिवर्तन करेगी, सब जानते हैं। और जब अगर समय के अनुसार परिवर्तन होता है तो ये मानो कि हमारे देश में विकास होगा। विकास किससे कहते हैं, प्रगति हो, उन्नति हो, ठीक है, वही विकास कहलाता है। तो हर प्रकार से नई सरकार आएगी तो नई सोच लेके आएगी, नए विचार लेके आएगी, नई नीति लाएगी, जिससे क्या होगा, देश का विकास होगा। तो ये इसमें हो चुका है। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियां राष्ट्रीय नियोजन और उसकी प्रगति को प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण और नियोजन की इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय हित कभी भी गौण नहीं हुआ है कि नीति निर्माण जो भी किया है या कानून बनाया गया है तो राष्ट्र की जो नीतियाँ हैं या राष्ट्र का विकास कभी गौण नहीं हुआ। गौण यानी कम, गौण यानी क्या होता है, कम, मानी अधिक ही हुआ है। इसलिए संवैधानिक मूल्य के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए रखा गया है। और नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 7 दशकों पर दृष्टिपात करें तो हमारे योजनागत ढांचे में इस लक्षणों को निम्नलिखित विद्यमान है। कौन कौन से हैं, अच्छे नियोजन राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जो अच्छा नियोजन होता है वो सच्चे राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। कैसे, वो लक्षण देखिए। नंबर 1, उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। जो आपके पास उपलब्ध संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग करना। भाई कम उपयोग लेगी, उसका जो प्रभाव है ना वो अधिक होना चाहिए। जो संसाधन है उसका समुचित उपयोग तो होना ही चाहिए, लेकिन अधिक हो, कम संसाधन पे अधिक उसका उपयोग होना चाहिए। अब आपको मालूम है कि कांच के गिलास, जो आपके कांच के गिलास हैं, एक बार टूट गया उसका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन आपके जो कागज़ के गिलास जो बन रहे हैं वो एक बार उपयोग कर लिए अगर आप सही जगह डाल देते हैं तो उसका दोबारा भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। कागज़ की जो पातल वगैरह डोने वगैरह हैं फिर भी उसका दोबारा प्रयोग हो सकता है, दोबारा उसका प्रयोग हो सकता है। रखो, इसको भी पिला देना। एक क्या है, थोड़ी ठंडी हो गई, मेहनत करती है ज़्यादा। उद्योग, इसके बाद देखिए औद्योगिकरण में क्रमबद्ध वृद्धि होती है। तीसरा है कृषि और पशुपालन का समांतर विकास होता है। कृषि और पशुपालन का क्या होता है, समांतर विकास होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण क्षेत्र के तीव्र गति से जो है आज आगे बढ़ना प्रारंभ हुआ है। लक्षण ये कि अगर ये विकास किया जा रहा है तो इसका मतलब हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे संप्रेषण हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, कहीं भी हो, इसका विकास बढ़ रहा है। शासकीय कार्यतंत्र नौकरशाही में पारदर्शिता का लाना, कि जो नौकरशाही है ना उसमें पारदर्शिता लाई जा रही है। आपको ये कानून दिया गया है, इस कानून के ऊपर आपको कार्य करना है। अब जो अखबारों के माध्यम से जो नौकरशाही है वो नोटिफिकेशन निकालती है कि साहब हमने ये काम किया, ये काम इतने समय में होना चाहिए, तो पारदर्शी होगी ना। आजकल आरटीआई का जो कानून लागू किया गया, सूचना का अधिकार, उसमें क्या है कि आप जो सरकारी विभाग है वहाँ जाकर के आप सूचना मांग सकते हैं कि साहब इतना बजट निकला, आपने कहाँ कहाँ इस बजट का प्रयोग किया। तो अच्छा ही है ना, अच्छी प्रगति, अच्छी सोच ही है कि कोई भी व्यक्ति आप अपने अधिकार उससे मांग सकते हो कि मेरे अधिकार आपने कहाँ दिए, ठीक है। इसके बाद भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देकर के क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना। 7वां है शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण और प्रसार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आधुनिकीकरण हो गया ना, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी शिक्षा दी जा रही है, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से क्लासें लग रही हैं, ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं। तो प्रगति हुई है कि नहीं है, घर बैठे पढ़ रहे हो आप, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग और कौशल विकास पर ध्यान देने का न्यूनतम लक्षण हमारे नियोजन प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। भारत में नियोजन की प्रगति उतार चढ़ाव वाली रही है और नीति निर्माताओं के विचारों और अवधारणाओं ने भी इसे प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में जहाँ ये अति केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर होती है, आगे चल करके उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर दिखाई देता है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। इससे क्या हुआ है, हमारे आर्थिक विकास में परिवर्तन आया है, प्रभाव पड़ा है। इसलिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नियोजन की प्राथमिकताओं का भी जो है
सम्मिलित कर रहा है। और सामाजिक क्षेत्र में जो कृषि, पेयजल और ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता और पर्यावरण हमारे नियोजन के औचल्य नहीं हुए हैं, हमारे दूर माने दिखाई दिए हैं, छिपे नहीं हैं, हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है नियोजन का विकास से क्या संबंध है, कि नियोजन जो किया जा रहा है उसे विकास से क्या संबंध है। देखिए, आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लक्ष्य राष्ट्रीय विकास का माना जाता है, इसलिए सहगामी और उत्तरदायी प्रबंधन विकास की प्रथम सीढ़ी है और नियोजन संसाधनों और प्रशासन को जो है सहभागी और उत्तरदायी बनाता है। नियोजन क्या करता है? सहभागी। आपको लेसन पढ़ाया था मैंने, राजनीतिक सहभागिता पढ़ाया था शायद लेसन। उसमें क्या था कि व्यक्ति नियम कानून में शामिल हो, उससे कहते हैं सहभागिता। तो अब जो नियोजन है वो क्या हुआ है? लोगों को सहभागी बनाया जा रहा है। वो अपने अपने विचार रखते हैं, मीटिंग करते हैं और जो भी कानून नियम बनते हैं वो सभी को मिला करके या सब जो अपने विचार देते हैं उसी के अनुसार उसका निर्माण होता है, मतलब सभी को शामिल किया जाता है। तो इसलिए और जो है परिणतीकरण और क्षीर सागर के विकास के लिए नीति निर्माणकर्ताओं के दृष्टिकोण की अभिवृद्धि और परिवर्तनशील परिणाम प्रदाता और सहभागी और कार्य के प्रति समर्पणवादी आवश्यक माना है। महात्मा गांधी नियोजन का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति का विकास कर संसाधनों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता देते हैं। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि विकास होना वो कैसा होना चाहिए? सभी का होना चाहिए, यानी विकेंद्रीकरण पर जोर देता है। किस पे जोर देते हैं? विकेंद्रीकरण है, ठीक है। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सामूहिक रूप से सभी का विकास होना चाहिए, ये महात्मा गांधी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास ये धारणा नरेंद्र मोदी ने कही है, सबका विकास है नारा दिया है। इसी अवधारणा को सुदृढ़ करने के विकास मायने और लोगों के जीवन स्तर में उन्नति से माना जाता है। हमें दुनिया के अग्रणी देशों के साथ खड़े नजर आते हैं और कहीं नियोजन विकास की हमारी रणनीति जो है सफल हुई है, हो रही है, ठीक है। विकास के मामले में अपन नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं, लेकिन आज विकसित देशों के कगार पे खड़े हैं, उनकी बरोबरी कर रहे हैं। इसलिए विकास के नियोजन प्रयासों में 1950 से लेकर के 2016 के योजना के स्थान पर नीति आयोग का विकास किया गया है। और वो नीति आयोग 15 है ना, ये 2015 है ना। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका विकास किया गया है? नीति आयोग का विकास किया गया है। नीति आयोग देखिए क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म आपके ऊपर दे रखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। नीति को क्या बोलते हैं हिंदी में? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 में गठित किया गया। 1 जनवरी 2015 में क्या किया गया? गठित किया गया। और ये पूर्ववर्ती योजना जो है आयोग है किया गया, ये पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लेगा। और आयोग सरकार के थिंक टैंक के नाम से इसको थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। किसको? नीति आयोग को। इसलिए उसी निर्देशानुसार और नीतिगत जो है गतिशीलता भी करेगा। नीति आयोग के गठन के आधार पर अपन बात करते हैं कि नीति आयोग का गठन किस प्रकार किया जाता है और कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। 2 मिनट में ब्रेक लेता हूँ। देखिए इसके गठन के आधार कौन कौन से हैं। नंबर 1, विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाया गया है। पहले राज्य का योगदान नहीं होता था इसमें बनाने में, योजना आयोग में। अब इस नीति में क्या किया गया है कि राज्य भी इसमें शामिल होंगे नीति बनाने में। समझ गए? इसमें राष्ट्रीय विकास में राज्य सहकारी संघवाद के सदस्य के रूप में योगदान देंगे। दूसरा है देश में विद्यमान जो बौद्धिक संपदा का जो समुचित दोहन, उन्हें पलायन से रोकना और सुशासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। जो पलायन हो रहा है ना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उसको रोकना। क्यों रोका? कैसे रोका जाएगा? रोजगार उपलब्ध होगा तो अपने आप रुकेंगे। तो ऐसी व्यवस्था हर राज्य को करनी चाहिए।
तीसरा है विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्य साझा मंच तैयार करेगा और राज्यों की आवश्यकताओं और विभिन्न मंत्रालय के मध्य संप्रेषण अभाव दूर प्रक्रियागत स्वरूप में हल करना होगा। इसके बाद देखिए इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय उद्देश्य को दृष्टिकोण से रखते हुए राज्य सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय दिशा में प्राथमिकताएं और क्षेत्रों और रणनीतियों का भी एक साथ दृष्टिकोण विकसित करेगा और नीति आयोग का जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय एजेंडा प्रारूप कर सौंपना होगा। किसको सौंपना होगा? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, ठीक है। और इसके बाद दूसरा है राज्य के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक की पहल और प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से शुरू किया जाएगा। संघवाद को बढ़ावा दिया जाएगा। संघवाद जानते हो किस कहते हैं? सभी को एक जगह जोड़ना, इसलिए संघवाद को ऊपर बढ़ावा ज़्यादा दिया जाएगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है हमारे देश में, हमारा जो देश है वो क्या है? संघवाद में छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के एक संघ का निर्माण किया है, इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया है वहाँ पे। किसका किया है? यूनियन। राज्यों के साथ सतत आधार पर संरचनात्मक पहल करनी होगी। और तीसरा है ग्राम स्तर पर विशेषणीय योजना का निर्माण किया जाए। इसके बाद ग्राम स्तर पर जो है योजना निर्माण में ढांचागत विकास की जो है धारणा रखी जाए, पहल की जाए। और इसके बाद जो है चौथा है नीति आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि जो क्षेत्र जो है के रूप में जो कार्य सौंपे गए हैं उसको आर्थिक आधार पर नीति आयोग के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि देश का विकास भी होगा और आपका भी विकास होगा। देश का विकास होगा तो आपका भी विकास निश्चित है। तो इसके बाद देखिए 5वां है समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना होगा जिस पर आर्थिक प्रगति से उचित प्रकार से लाभान्वित नहीं हो पाने की संभावना बनी रहती है। जो ऐसे लोग भी हैं जिनके आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इस नीति आयोग में क्या होगा? उन क्षेत्रों पे भी ध्यान दिया जाएगा या उन लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा जो आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं। भाई आपको मालूम है हमारे देश में क्षेत्रीय विशेषता पाई जाती है। कई पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे रोजगार भी नहीं है, कोई उत्पादन भी नहीं कर सकते, कोई कारखाने की स्थापना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। तो उन लोगों के ऊपर भी विशेषकर ध्यान दिया जाना चाहिए। छठा है विकास की दीर्घकालीन नीतियां तैयार की जाएगी और इस नीतियों की निरंतर समीक्षा और मध्य जो है अवधि संशोधन भी किए जाएंगे। और 7वां है देश में बुद्धिजीवी और संस्थाओं को राष्ट्रीय विकास की भागीदारी में सक्रिय किया जाएगा। जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी यानी जो ज्ञानी हैं, अनुभव वाले व्यक्ति हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनके नए विचार शामिल हो। इसके बाद देखिए इसके परामर्श और योजनाओं को राष्ट्रीय निर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा। तो बुद्धिजीवी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वो इसमें निर्माण में भाग लेंगे और अच्छे विकास की ओर अग्रसर करेंगे, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। इसके बाद 8वां है विकास के एजेंडे में तेजी लाने के लिए उद्देश्य से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे के समाधान के लिए एक साझा मंच प्रदान किया जाएगा। और 9वां है सुशासन और सशक्त और अन्य न्याय संकट विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली विकसित करे, अनुसंधान और अध्ययन द्वारा परिणाम पर पहुंचना होना चाहिए। 10वां है कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए। और 11वां है राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और इन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियां संपादित की जानी चाहिए। आपके पास क्वेश्चन हो सकता है नीति आयोग के उद्देश्य लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, 3 लिखिए या 11 लिखिए या 12 लिखिए, जो भी है वो आपके सामने आएगा। 12 आप बना देना। अब नीति आयोग के गठन में कौन कौन शामिल होता है ये ध्यान रखना। गठन में कौन कौन शामिल होता है? नंबर 1 अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन हो सकता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, ठीक है। सदस्य गवर्निंग परिषद काउंसिलिंग समस्त राज्य के मुख्यमंत्री, इसमें कौन कौन शामिल होंगे? समस्त राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, ठीक है। जहां पर मुख्यमंत्री नहीं होता वहां कौन होता है? उपराज्यपाल, समझ गए ना। तो ये लोग इसमें शामिल होंगे। क्षेत्रीय परिषद होंगे, एक से अधिक राज्य को जो है प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार और निर्णय हेतु विशेष अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। ये परिषदें भी प्रधानमंत्री के निर्देश पर कार्य करेंगी तथा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल बैठक में भाग लेंगे और बैठकों की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री का कोई भी प्रतिनिधि कर सकता है, ठीक है। उपाध्यक्ष भी होगा और प्रधानमंत्री का जो नियुक्त सदस्य हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र में विशेष योग्यता और जानकारी रखते हैं उन सदस्यों की भी नियुक्ति की जाएगी। जो विशेष क्षेत्र में जो 2 सदस्य अलग से चुने जाते हैं, 3 सदस्य, समझे ना। उपाध्यक्ष भी होगा और 2 सदस्य अन्य भी होंगे।
तो देखिए इसमें क्या है, पूर्णकालीन पदाधिकारी कौन कौन से होंगे, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। पूर्णकालीन सदस्य कितने होंगे, 2। कितने होंगे, 2। ठीक है। आंशिक सदस्य 2 जो है वो सदस्य कौन से होंगे, जो है बौद्धिक संपदा समूह से आवश्यकता अनुसार। और पदेन सदस्य होंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 सदस्य जो प्रधानमंत्री द्वारा क्या किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे। ये सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। और पूर्णकालीन जो सदस्य इसमें बताए गए ना 2, वो इसमें दे रखे हैं कौन कौन से हैं। हाँ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा, जिसको CEO बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CEO, है ना, जिसको इसके नाम से जाने जाते हैं। और 2 सदस्य जो आज वर्तमान में बताए गए हैं पूर्णकालीन सदस्य, वो कौन कौन से हैं, डॉक्टर विवेक देवरॉय और एक है डॉक्टर VK शाश्वत। ठीक है। इसमें समय चेंज हो चुका है, इसमें संदीप कुमार को बना दिया गया है। हाँ, अभी नहीं है, देखना एक बार। अध्यक्ष भी तो ना डॉक्टर राजीव। हाँ, तो थोड़ा मैं बता दूंगा कि किस किस को बनाया गया है। वर्तमान में ये पूछा जा सकता है, वर्तमान में 2 जो पूर्णकालीन सदस्य कौन से हैं, वो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। ये आपका लेसन जो है कंप्लीट है। पूर्णकालीन का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए उनको बनाया, मतलब जब तक उनका नीति आयोग का गठन होता है तब तक जब तक रहते हैं।